सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत हम देख रहे हैं कि अरूज पर पहुंच चुकी है। भारतीय फौजियों ने अपनी दहशतगर्दी की जो रियासती दहशतगर्दी उसकी ताज़ा कार्रवाई में फायरिंग करके 3 शहरियों की जान ले ली। ज़िला शोपियां में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहरियों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। आज़ादी का अलम बुलंद करने वालों को गोलियों का निशाना बनाना भारतीय फौज का आप समझ लें कि मशगला बन चुका है। अब तो माहिरीन जो UN ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने भी मान लिया है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आवाम से ज़मीन और रोज़गार में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और इंसानी हुकूक के माहिरीन का ये भी कहना है कि भारत ने कश्मीर के लिए मई 2020 में नाम नेहाद डोमिसाइल कवानीन पास किए। भारत की नाम नेहाद कानून साजी से कश्मीरी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए हैं। भारतीय डोमिसाइल कानून जो है वो लसानी, मजहबी, नस्ली बुनियादों पर जो वादियाती तब्दीली है उसका खदशा भी बढ़ा रहा है। अच्छा जी, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने मुतालबा किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के मुआशरती और सकाफ़ती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। डिबेट को शुरू करेंगे। मेरे से जो मेहमान उनका तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, चौधरी परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी आपकी तरफ कमर चीमा साहब। मकबूजा वादी में हम देख रहे हैं कि भारतीय बर्बियत का सिलसिला गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि इतने सालों से मतलब 7 डेकेड्स गुजर चुके हैं, इतने सालों से जारी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने वादी की जो हैसियत है वो तब्दील कर दी। वादी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेल में तब्दील कर दिया। अब बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी मानते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और गैर कानूनी इक़दाम से अपने लिए सिर्फ नफरत खरीद रहा है। ये बात भारत और भारत के इंतहा पसंद चीमा साहब कब समझेंगे? इनका एजेंडा ही ये है कि जब तक मुसलमानों को दबाते रहेंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम तकसीम की हुई है। और जो उनका अगला प्रोपेगेंडा है वो ये है कि हिंदू सिख तकसीम हो ताकि वो सारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर सकें। उनको ये भी बुरा लगता है कि पाकिस्तान सिखों के क्यों करीब है, हमने करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोला। ये बागे डिप्लोमेट लेके कश्मीर तो पहुंच गए, लेकिन कश्मीर को तो बंद किया हुआ है, कश्मीरियों को बंद किया हुआ है घरों में, और बाहर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनको दरख्त दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब बड़ा सुकून है। सुकून तो होगा जब लोगों को घरों में बंद किया है, उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, वहां पे जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुए, वहां पे दिल्ली से सरकार चीजें चलाती है। सो मैं समझता हूं कि भारत ने 2 किस्म के भारत रखे हैं। एक भारत वो जो आम, जहां पे कर्नल रणवीर सिंह जैसे जो रिटायर्ड कर्नल जिंदगियां गुजारते हैं और डिप्लोमेट्स और जो सियासी लोग जिंदगी गुजारते हैं, और एक भारत वो है जो मुसलमानों का भारत है, और वो भारत है जो कश्मीरियों का भारत है, जहां पे ना कोई बुनियादी हकूक जैसे हकूक है, ना वहां पे खवातीन और मर्दों को कोई हकूक है। अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से चले उसको कहते हैं ये लव जिहाद है, ये जिहाद कर रहा है लड़का क्योंकि ये एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है। ये है भारत की आजादी का पैमाना। डॉक्टर साहबा के एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ चलेगा तो जो 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं वो डर जाते हैं कि भाई इस लड़के ने अगर लड़की से वॉक कर ली तो ये तो इसको कन्वर्ट करके मुसलमान कर लेगा। सो 1 अरब हिंदू एक लड़के से डर जाते हैं क्योंकि वो किसी लड़की से वॉक कर रहा है। सो मैं समझता हूँ खौफ है, ये अस वर्सेस देम की तकसीम पैदा की जा रही है। जितना हिंदुओं को मुसलमानों से अलहदा रखोगे उतना बीजेपी की सियासत चलेगी, उतना नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे। और ये 20-25 साल का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में एक ही चीज है, जितना तकसीम कर सकते हो करो और सियासत करो। ठीक है जी। दुबे जी, ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, तमाम लोगों को नजर आ रहा है, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन मान रहे हैं इस बात को, भारत कश्मीर में किस तरह जुल्म कर रहा है।
आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? मुझे बड़ा दुख होता है कि जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारत में जो जिनका कलम लोग जिनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनके पास ताकत है कलम की, जिनके पास आवाज़ है, बोलने की ताकत है, वो क्यों एहसास नहीं दिलवाती अपनी गवर्नमेंट को, आप लोग अपनी सरकार को क्यों एहसास नहीं दिलवाते कि कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए? कश्मीर तो कश्मीर, आप देखिए भारत में कितना जुल्म हो रहा है, किसानों वाला मामला आपके सामने है, तो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या देता है लोगों को? क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है? आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश है। आप देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। जाहिर सी बात है, किसी भी देश के संभ्रांत नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देश के नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं? भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। बावजूद इसके, इस भारतीय विदेश नीति के होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐतराज है, पाकिस्तान का बैर समझ के परे है। ऐसा आखिर क्यों है भाई? पाकिस्तानी मीडिया सरकारी इशारे पर भारत के किसान आंदोलन की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने परोसता है और इमरान समर्थक फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, हाँ ही बहुत अच्छा हो रहा है भारत में। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। सांस ले लें आप, आपका सांस लेना बंद हो जाए। क्या आप बताइए, क्या पाकिस्तान, आप बताइए कि जी नहीं, पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, पानी पीने की आवश्यकता नहीं है अभी। और जब पानी पीने की आवश्यकता होगी तो भारत में तो बहुत पानी है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सुना है कि काफी टैंकर वगैरह, पानी बहुत है, टॉयलेट नहीं है। ये पाकिस्तानी आवाम को टैंकर भी नहीं मिलते पानी के, बड़ी मुश्किल है। भारत में पानी बहुत है, टॉयलेट्स नहीं है। पाकिस्तान में किसान आंदोलन नहीं हुए क्या? अभी कुछ हाल ही में किसान आंदोलन हुए हैं, ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। क्या पाकिस्तान में किसानों का मामला तो दुनिया भर में हाईलाइट हो गया, पूरी दुनिया बेचारी परेशान होकर बैठ गई है किसानों के लिए। बेचारे किसानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। आपके यहाँ मामला दर्ज हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा किसानों का इशू, कौन सा आपने पढ़ लिया कहीं पे, कहाँ पर आपने देख लिया? 184 इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है किसानों के इशू को। आप भारत के मीडिया को टारगेट करते हैं, उसे सरकारी प्रवक्ता बताती है, लेकिन ये अधूरा सच है। मैं आपको ये चौधरी परवेज मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, आपने इनको भी सुना। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ।
आप कैसे देख रहे हैं ये जो किसानों का मामला, उस पर भी दुबे जी साहब अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जहाँ पे इनकी सरकार गलत है, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत करता है, हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, हम खुलकर आवाज़ उठाते हैं। अब कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, इनको कश्मीर में जुल्म नज़र नहीं आता है। मतलब ये भारतीय क्यों अपनी सरकार को सपोर्ट करने पर आ जाते हैं? जर्नलिज्म क्या होता है, खुलकर बोलना क्या होता है? जब आप एक तज्जियाकार है तो आपको खुल के अपनी राय देनी चाहिए ना, आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है। देखिए डॉक्टर साहबा, आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। ये सवाल बार बार उठता है कि भारतीय मीडिया सरकार की प्रवक्ता बनी हुई है। ये अधूरी बात है। क्यों उठता है? अच्छा, मैंने खुद ही जवाब दे दिया। ये अधूरी बात अच्छा, है। अभी आपके भारत में उठते सवाल थोड़ा सा जो सब्र भारत करें, आवाज अभी हमें उठाते भी हैं सुन नरेंद्र लें। मोदी के खिलाफ, जो आवाज उठाने की जरूरत करते हैं, उसमें क्या किया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से? आप बता दें जरा मुझे। करना चाहूंगा, आपका आखिरी 30 सेकंड लूंगा। भारतीय मीडिया में आपको ऐसा लगता है कि आलोचना नहीं की जाती सरकार की, आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। भारतीय मीडिया में अभी भी अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अतुल अग्रवाल जैसे कई सारे पत्रकार हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, विभिन्न माध्यमों से सरकार से खुलकर सवाल पूछते हैं, आलोचना करते हैं। और भारतीय मीडिया को जब आप पूछते हैं तब केवल इतना बोलते हैं कि भारतीय मीडिया सरकार की प्रवक्ता बनी है। आप कभी ये नहीं बोलते कि ये लोग भी तीखे सवाल पूछते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई सारे निकालकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। भारतीय मीडिया सरकार की आलोचना भी करती है गलत कदम पर, और साथ साथ में सरकार से तीखे सवाल भी पूछती है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। अब आपकी बात खत्म हो गई, अब मौका दें चौधरी साहब को, जरा वो भी बात कर लें। मैंने उनसे सवाल पूछा था। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने सबसे पहले तो ये बड़े जो तहम्मुल से अपनी बारी पर उनकी बात सुनी, उन्होंने इंटरप्ट किया, बहुत शुक्रिया जी। जी अभी सबसे पहले तो मैं ये जो मोहतरम साफ़ी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, अभी मैं इनकी बात को सही मानूं या स्वामी की बात को सही मानूं कि जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने ही फौजी मरवा दिए, और ये अभी आगे चल के कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान का किसी जगह से झंडा उतारने की बात कर रहे थे, खालिस्तान दिल्ली के ऊपर खालिस्तान का झंडा हमने नहीं लगाया भाई, वो किसानों ने अपनी मेहनत, जुर्रत और हिम्मत से लगाया है जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अभी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होती है वो इंडिया नहीं, ये इंडिया में जब भी कभी नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हुआ तो उसने कहा मैं पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई है उसने पाकिस्तान की, उनकी सियासत पूरी पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। भाई गरीब मुल्क है तो पंगा तो हमसे ले रहे हो और पंगे का जवाब भी ले रहे हो। अभी ये बात हो रही थी चाय के ट्विटर की, अभी अगले 8 दिन के बाद अभिनंदन की चाय का जिक्र भी आ जाएगा, वो भी ये साफ़ी साहब को जो है मेरी तरफ से भी एक चाय पिलाएंगे। और अभी ये बात करते हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान ने ये किया, अभी 9 लाख इनके मुल्क में 15 इसके मुल्क के अंदर आज़ादी की तरीक़ें चल रही हैं और 9 लाख की फ़ौज सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। पिछले 5 अगस्त 2019 से इन्होंने 375 और 358 ख़त्म करके दुनिया को क्या पैगाम दिया है। अभी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा आज़ाद है। अगर आपका मीडिया आज़ाद है तो आप हकीकत लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? अभी कश्मीर में आप लोग जो यूरोपियन पार्लियामेंट के सहाफ़ियों को ले गए हैं, ब्यूरोक्रेटों को ले गए हैं, आप उनको वहाँ पर दरख्तों की ज़ियारत कराने, पहाड़ों की ज़ियारत कराने, आप लोगों से मिलाए ना। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपके इसी प्रोग्राम में उन्हीं यूरोपियन पार्लियामेंट के तमाम अम्बेसडर को ये दावत देता हूँ, आओ आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के बलोचिस्तान में, KPK में और जहाँ जहाँ फांटा में आप लोग आना चाहते हैं, हम आज़ादी से आप लोग को घूमने देंगे। आप लोग एक तरफ तो कहते हैं वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त है और दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ पर ये नो गो एरिया है। और तीसरी आपने अभी ये बात की कि मुसलमान, अभी ये मुझे इनकी डबल फेस होने का मुझे तो कोई शक नहीं है। अभी मुल्क के अंदर ये मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर और साइयों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और भीख मांगने के लिए ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, भीख मांगने के लिए ये दुबई पहुंच जाते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? भीख मांगने के लिए ये ईरान पहुंच जाते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? इनके डबल चेहरा,
डबल फेस। अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये हम करेंगे। अभी मोहतरम, या तो आप ये सोचें कि आप ये जो कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया बड़ा ज़ाद है, अगर ज़ाद है तो जो स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने फौजी मरवाए हैं, दुनिया का वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदुत्व जो बन चुका है, और आपका जो वज़ीर आज़म है वो अपने फौजियों को मरवा कर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करता है। और अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के हमने टुकड़े किए। भाई टुकड़े तुम लोगों ने किए, हम तुम्हारे इससे ज़्यादा करेंगे। 15 तो आप लोगों के टुकड़े हो चुके हैं। अभी हमारा हमसाया तो खालिस्तान हो चुका है। अभी आप इस चीज़ पे बड़ी बहादुरी से बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर स्वाय दहशतगर्दी के दूसरे हमारे मुल्क में आपने दहशतगर्दी को प्रमोट किया है, मजहबी इंतहा पसंदी को प्रमोट किया है, बल्कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए, ईरान के ज़रिए, बांग्लादेश के ज़रिए आप हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करते हैं। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो ये कह देता है कि हिंदुस्तान ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ले डूबेगा, और ये ले डूब रहा है। अभी दिल्ली में अगर झंडा लग गया है खालिस्तान का और बम्बई में लगेगा नागालैंड का, अभी ऐसे ही आपके टुकड़े होते जाएंगे। आप हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम कहाँ से गरीब हैं? हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम अपना कमा के खाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, हिंदुस्तान की 22 करोड़ हम हैं। हमारा मुकाबला करने की जरूरत तो तुम्हारे अंदर है नहीं। और बातें करते हो कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और जाके अपनी स्टेट के अंदर देखो कि लोग रात को नंगे सो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। 1.25 अरब का मुल्क जो है, तुम लोग हमें 70-72 साल से लगे हुए को पाकिस्तान को हम ये करेंगे। तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तुम्हारी फौज कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस तरफ गयूर पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तान में बसने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, साई हो, जो भी मिनॉरिटी है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और वो बॉर्डर के ऊपर हम वक्त तैयारी के साथ हैं कि हिंदुस्तान का हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान को इतना बर्बाद कर देगा कि तुम्हें हमें हमारी सोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, मकबूजा कश्मीर में आप एक तरफ कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के बड़े ठेकेदार हैं, वहाँ आप यासीन मलिक के ऊपर, आसिया अंद्राबी के ऊपर, और अभी लोगों को घरों में बंद करके आप ये सोच रहे हैं कि हमने वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबर भी ले गए थे, और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। और यूरोप में आपका भयानक तेरा झूठ का पलंदा EUD सिंफो लैब ने नंगा कर दिया कि आपके मुल्क, आप मुल्क के अंदर हूँ, मुल्क के बाहर हूँ, आपका काम ही 2 नंबरी है, झूठी है, लेकिन हम आपके हर किस्म के दोबारा आती हूँ आपकी इजाजत से। कर्नल साहब से जरा जवाब ले लूँ ना, ठीक है? कर्नल साहब, मेरे ख्याल से तमाम पॉइंट्स का जवाब देने के लिए आप भी बड़े बेताब बेचैन होंगे। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, आपके पास क्या जवाब है? चीमा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, कोई जवाब है भी या नहीं? भाई आप लोगों के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों के पास ही नहीं है। आप लोगों के पास भी आपका जवाब नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, आपने का जवाब ही नहीं है, इसका मतलब आपने हार मान ली। ये तो आपने बड़ा हल्का खेला। चले ठीक है, हाँ जी जी, कोई जवाब सोच रहे हैं आप पहले ही डाल गए। चले, आपने खुद ही हार मान लिया। अपने आगाज में का जवाब ही नहीं मेरे पास पाकिस्तानी मेहमानों के जवाब सवाल का। तो अब कुछ बोले या चुप हो जाए? आप बोले जी जी, बोलिए प्लीज। तो फिर आप बोल रहे हैं तो बोल देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है। पाकिस्तानियों के पास खुद भी इस चीज का जवाब नहीं है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा ना करे फिजा खान, और फिजा खान पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ टाकरा करे। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करे और आम लोगों को बताए। इमरान खान से सवाल पूछे कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है।
मैं उससे फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो मकबूजा कश्मीर में, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आप कहाँ मुझे वहां पहुंचा रहे? नरेंद्र मोदी साहब तो वहां सहाफियों को जाने नहीं देते हैं, अपने मनपसंद लोगों को रसाई मिलती है। मेरी बात सुनिए, वहां कौन जाएगा मुझे जरा बताइएगा। जहाँ इतना आप लोगों ने कब्जा किया हुआ कश्मीर पर, मैं उस दिन फिजा खान को अपनी लाखों की फौज वहां भेजी हुई है, फिर भी उनके जज्बे को नहीं दबा सकते आप लोग। एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट आप रुक जाए जरा, करना साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। एक सवाल है करना साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। चीमा साहब ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में डॉक्टर फिजा अकबर खान चली जाएं, नरेंद्र मोदी तो वहां पे किसी ऐसे बंदे को जाने नहीं देता जो जाके हकाइक पे मबनी कोई रिपोर्ट बना सके, लोगों को दिखा सके, इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। वहां पे मनपसंद सहाफी जाएंगे, वहां पे नरेंद्र मोदी के पालतू सहाफी जाएंगे, वहां पे सिर्फ वो जाएगा जो एक अच्छा चेहरा दिखाएगा। आप मुझे बताएं, राहुल गांधी याद है आपको? मेरी बात सुनिएगा कि वहां पे तो कोई जा नहीं सकता। कमर चीमा से भी क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? इनको जरा ग्राउंड रियलिटीज बताएं। देखें कल साहब इंतहाई पढ़े लिखे और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन कल साहब को एक बात का पता है कि ना तो वहां पे इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब जा सकते हैं, ना कोई और भारत के किसी पार्टी का लीडर वहां जा सकता है। एयरपोर्ट से ही इंडियन डीप स्टेट, इंडियन आर्मी उन्हें वापस भेज देती है। दूसरी बात, कश्मीर की सारी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, नजरबंद है, घरों में कैद है, और उनको बस ये बताया गया है कि दुनिया में एक ही जमात है, इंडिया में एक ही जमात है जिसका नाम बीजेपी है। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात सुन लें जी, नेपाल जो भारत का जिसे मिलता है वो बाउंड्री मिलती है, उन्होंने फॉर्मली कंप्लेन कर दी है। उन्होंने ये कंप्लेन की है इनसे कि जो त्रिपुरा, एक इनका सूबा है त्रिपुरा, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार साहब, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का एजेंडा है कि नेपाल और श्रीलंका के ऊपर अपनी हुकूमत बनानी है। और कल ही नेपाल की हुकूमत ने फॉर्मली, उनके फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया है कि आप किस तरह के लोग हैं। एक तरफ कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, अभी श्रीलंका और नेपाल पे भी कब्जा करेंगे आप। और ये मैं नहीं कह रहा, ये त्रिपुरा जो सूबा है इनका त्रिपुरा, वहां के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार ने कहा है। और नेपाल की हुकूमत अब तक इनके साथ प्रोटेस्ट कर चुकी है और क्लैरिफिकेशन मांग चुकी है, और ये कहते हैं कि हाँ जी, हमने जितने भी लाइक माइंडेड और ये जो अखंड भारत है, हमने कश्मीर तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप देखें कहां श्रीलंका, जहां भी थोड़े थोड़े हिंदू मौजूद हैं, वहां पे बीजेपी की और भारत की हुकूमत होगी। ये एजेंडा है। मुसलमान तो 3rd ग्रेड सिटीजन है, सिख 3rd ग्रेड सिटीजन है, ईसाइयों की वैल्यू कोई नहीं है। एक हिंदू, सिर्फ हिंदू राज करेगा। और ये याद रखें, बहुत बड़ी सिविल वॉर होने वाली है इंडिया के अंदर, और सिविल वॉर कोई फाइनेंस और फंड नहीं करेगा, ये बीजेपी कराएगी हिंदुओं और सिखों की। सिख जो है ना, सिख वो इस तरह की कौम है कि वो खुददार और गैरतमंद कौम है। जिस तरह मुसलमान 70 साल से लड़ रहे हैं कश्मीर में, सिखों को तो अभी देखा ही नहीं है बीजेपी ने। और साथ में नेपाल को भी ले लें और साथ में श्रीलंका को भी ले लें। और जो मेरे भाई यहाँ कह रहे थे, बाकी ऑलरेडी रेड कॉरिडोर, नक्सलाइट मूवमेंट, इंडिया का प्रॉब्लम ये है, अगर सिख हकूक मांगे उन्हें कहते हैं ये खालिस्तानी दहशतगर्द हैं, मुसलमान हकूक मांगे उन्हें कहते हैं ये जिहादी हैं और दहशतगर्द हैं। अगर नक्सलाइट वहां पे रेड कॉरिडोर वाले अपना हक मांगे, कहते हैं ये अर्बन टेररिस्ट हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक चीज आ गई है कि सबको दहशतगर्द बना दो, सिख, मुसलमान, ईसाई सारे दहशतगर्द बना दो, खित्ते में जहां जहां हिंदू कौमियत है वहां पे कब्जा कर लो, और मुसलमानों को तो पहले हकूक कोई नहीं है। सो ये है नजरिया नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी का। डॉक्टर फिजा, पूछ ले आप इनसे कि क्यों नेपाल पे और श्रीलंका पे हुकूमत करना चाहते हैं, क्यों कब्जा करना चाहते हैं, और क्या इनके चीफ मिनिस्टर, इनके त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार ने ये कहा है या नहीं कहा, और नेपाल की सरकार ने प्रोटेस्ट फॉर्मली किया कि नहीं किया? पूछे जरा अपने पैनलिस्ट से। जी 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 कर्नल साहब, दुबे जी मैं आपकी तरफ आती हूँ। कर्नल रणवीर सिंह साहब जी बताइएगा। इतना डर गए आप, मेरे सवालों से इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप मैं मुझे ये आपसे बताइए डर कि गई। मियां मिट्टू के पास आप कब जाएंगी और ये पूछेंगी कि 16-16 साल की लड़कियों को अगवा करके और वो मुसलमान क्यों बनाता है? कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है? क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है? क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है? क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके मुल्क से बांग्लादेश अलहदा हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है? कुछ तो होगा आपके आपकी DNA के साजिश अंदर, थी वो। जिससे कि लोग नरेंद्र मोदी साहब तो अलग इन चीजों को ऑन करते हैं कि हमारी साजिश, हमने कैसे साजिश की। इसमें क्यों चौधरी साहब? साजिश क्या होगा आपने की? बांग्लादेश के हवाले से ये जो भारत की साजिश थी उसको ऑन किया जा चुका है, माना जा चुका है, एडमिट किया जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। ये आप लोगों की साजिश थी। और बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, कुलभूषण को क्या करने भेजा था आपने पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। अभी ये कर्नल दलवीर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये अपना सिंध में, बलूचिस्तान में, अभी ये तो इतना को बड़े महीने या साल तो हो नहीं गए हैं। 9 दिसंबर 2020 की कर्नल दलवीर, अगर आपको मौका मिले तो EU डिसइंफो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें। आप तो पढ़े लिखे, अभी जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, आप बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पढ़ लिया करें। उसके ऊपर आपके यही चोर पकड़े गए हैं, यही लोग पकड़े गए हैं जो कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जैली सिंधी बनकर, जैली बलोची बनकर, बल्कि जिनेवा में हमने पकड़े थे। बल्कि जब वो वहाँ पर वो जो बैनर हम देख रहे थे वो तो बलूचिस्तान फ्री थे। जब उन लोगों के पास गए तो वो हिंदुस्तानी थे। जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो $100 देकर यहाँ लाया गया है। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि सिंध में, ये भी आपने EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है, कर्नल दलवार सिंह, इनको पढ़ लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या आपकी जो राह है, आपकी जो RSS है, ये क्या गुल खिला रही है। अभी तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके झूठ, फरेब, 2 नंबरियां ये सारी पकड़ ली हैं। अभी फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं ये प्रोपेगेंडा है। अभी प्रोपेगेंडा आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच की और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल की, यूनाइटेड नेशन की, इनकी रिपोर्टें पढ़ लिया करें। कम से कम आपके नॉलेज में कुछ इजाफा ही हो जाए। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, अभी वो सब अच्छे वाला दौर गुजर गया है। आपके जो चेहरे पे नकाब था वो उतर चुका है और जो मकबूजा कश्मीर में जो आपकी दहशतगर्दी थी ये हर जगह पकड़ी गई है, हर जगह आप बेनकाब हो गए हैं। अभी आपको हर 2 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी कि हम कोई डेलीगेशन लेके वहां जा रहे हैं ताकि लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में एक बार फिर धोल झोंक लें कि वहां पर सब अच्छा है। वहां पर सब अच्छा नहीं है। जिस मुल्क की 9 लाख दहशतगर्द फौज पिछले 70-72 साल से मकबूजा कश्मीर में अपने डेरे डाली हुई है और वहां पर इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में सब अच्छा है। फिर आपके ऊपर एक ही जुमला मैं कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लराजिऊन। जी दुबे जी कैसे सब अच्छे? दुबे जी बतौर सहाफी कैसा फील होता है? जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है। EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है। उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय
कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं, तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है और उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उनकी मानेगा कौन। इमरान को IMF के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और इस्लाम में आप ही बता दीजिए क्या कर्ज लिया जाता है ब्याज पर। इस्लाम में तो मेरे ख्याल से गुनाह है कर्ज लेना, फिर ये गुनाह क्यों? अपने गुनाह में पाकिस्तानी हुकूमत में के हर नागरिक को शरीक कर लिया हुकूमत ने। पाकिस्तानी हर नागरिक के ऊपर 1,75,000 तक का कर्ज है और खैरात से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा? जी चीमा साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, वो प्रॉब्लम इनका ये है कि इनको पता है कि वहां पे RSS के लोग देख रहे हैं, दाएं बाजू के हिंदू कौमियत पसंद लोग देख रहे हैं। तो जितना ज्यादा गोदी मीडिया, जितना ज्यादा भारत के जो एनालिस्ट हैं वो बीजेपी के हक में और RSS के हक में बोलेंगे, उतने नंबर ज्यादा होंगे। डॉक्टर फिजा, एक चीज याद रखिए, भारत का मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो ऑपोजिशन को तनकीद करता है और हुकूमत की तारीफ करता है। वरना सारी दुनिया का मीडिया हुकूमत को तनकीद करता है और ऑपोजिशन को पॉइंट्स को रेज करता है, ताकि ऑपोजिशन हुकूमत को हमेशा तनकीद की जाती है उसकी पॉलिसीज की वजह से। एक अच्छी डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में एक मीडिया, उसको कहते हैं गोदी मीडिया, और ये गोदी मीडिया वो मीडिया जिसको नरेंद्र मोदी ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। वो जब से वजीर आजम बना है वो इंटरव्यू देते ही नहीं है, वो कलेक्टिव इंटरव्यू देता है। और इलेक्शन हो गए, साल 1.5 साल हो गया, उन्होंने किसी एंकर पर्सन को इंटरव्यू नहीं दिया। इतना गरूर है। और ये बेचारे सारा टाइम साडे पंजाब दे विच ना एक मिसाइल हुंदी है, मरासियां हारना कसीदे पढ़ते रहंदे ने। ये सारा मीडिया कसीदे पढ़ता रहंदा, जनाब वाह जनाब, मोदी साहब जिंदाबाद, कमाल कर दिया वजीर आजम, प्रधानमंत्री ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई साहब, तनकीद करना सीखें। हम इमरान खान की तनकीद करते हैं जहां पे वो गलत होगा। ये नहीं कि सारा टाइम अब हम इमरान खान सही करे, स्याह करे, सफेद करे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन बेचारों का कसूर कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, इनको ग्रेस मार्क्स दे दें गोदी मीडिया को। और ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, कर्नल धर्मवीर सिंह तो माफ नहीं करते, मुझे पता है, नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये जो हमारे दूसरे भाई हैं, इनको पता है कि गोदी मीडिया की बड़ी वैल्यू है और गोदी मीडिया के साथ खड़ा होना जरूरी है। सही जी। कर्नल धर्मवीर सिंह साहब, क्या गोदी मीडिया के साथ खड़ा होना जरूरी है फिर? देखिए, पहला तो चीमा साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਛਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ खैर उन्होंने तारीफ कर दी कि भाई दानवीर जो है वो मोदी को भी तनकीद कर देते हैं। तो उन्होंने खुद ही इस चीज की बात कह दी कि हम लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं। और चीमा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर फिजा के प्रोग्राम देख ले। वो PTI की तनकीद करती है, इमरान खान की तनकीद करती है, या मरियम नवाज का मजाक उड़ाती है। तो ये भी एक बार जरा थोड़ा चेक कर ले, फिर आपको पता लगेगा कि कौन क्या करता है, कौन गोदी में बैठा हुआ है। कर्नल साहब, डॉक्टर फिजा सब पे तनकीद करती है। डॉक्टर फिजा किसी से लेके नहीं खाती, डॉक्टर फिजा किसी से डरती नहीं है, किसी से घबराती नहीं। डॉक्टर फिजा सबको कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा। जो गलती करता है सबसे सवाल पूछती है, सब पर तनकीद करती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं इसमें मैंने तनकीद ना की हो। अगली बात करें आप, पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करती हूँ, PTI पे भी करती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी करती हूँ। मैं तमाम पार्टी से सवाल पूछती हूँ, JUI से भी सवाल पूछती हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बाकी मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें। कल MKM जितनी पार्टीज है मैं सबसे सवाल पूछती जाएंगी और आप बलूचियों के हाल पूछेंगी और जो मिसिंग पर्सन है उनको ढूंढने में कुछ मदद करेंगी, ये आपसे उम्मीद रखते हैं। इंसानियत आप लोग बलूचिस्तान के बारे में जो इतनी बात करते हैं, वहाँ बैठ के बलूचिस्तान के हवाले से साजिशें भी करते हैं, बड़ी आप ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, अपने नापाक अज़ाइम का इजहार भी करते हैं। वो तो अल्लाह का करम है कि बचे हुए हम आपसे, कुछ बिगाड़ नहीं सके आप हम लोगों का। बलूचिस्तान आपके हवास पे इतना सवार क्यों रहता है?
बड़े ख्वाब है बलूचिस्तान को लेके, पता है हमें, और वो पूरे नहीं होंगे। रहता है, आपको भी होना चाहिए, आपके खुद के लोग हैं, आपको तो ज्यादा होना चाहिए। आप प्लीज उनको बचाएं जाके। आपके हवास पे बलूचिस्तान ही सवार रहता है। अब भाई क्या करें, आपके प्रेस क्लब के सामने लोग बैठे हुए हैं मिसिंग पर्सन्स की तख्तियां लेकर। देखें, बहुत से ममालिक में बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन उन मामलात को गलत रंग देने की कोशिश ना करें। आपके मुल्क में बहुत से मामलात ऐसे होंगे, आर्ग्यूमेंट से बात करें। की बहुत अच्छी एक मिनट वो जाके वहाँ पर एक वीडियो बना के ले आई। आप भी चली जाइए, एक बार जाके बात तो करके आइए। आप ही के पाकिस्तानी भाई हैं, वो मुसलमान है। अच्छा, मेरी समझ में चीज नहीं आती चौधरी साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। चौधरी साहब, जब इनसे सवाल पूछा जाता है, अब कमर चीमा साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए थे रणवीर सिंह साहब से, मैंने कहा कि जवाब है आपके पास चीमा साहब की बातों का, आपकी बातों का भी जवाब नहीं था, तो ये बदले में बलूचिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये क्या इनकी स्ट्रैटेजी है? अरे भाई, तो आप असल में इनका प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब, ये अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट का एक पेटी मैं भाई आपको जो बड़े है जवाब दे सकती हूँ चौधरी साहब, लेकिन मैंने 4 मेहमान बुलाए हैं इस प्रोग्राम में। मैं आप लोगों की डिबेट करवा रही हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ। आप पहले मेहमान मैंने देखे जो एंकर से उल्टा सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। आप 4 मेहमान हैं मेरे पास इस टाइम पे मेरे प्रोग्राम में, मैंने आप तमाम लोगों को वक्त दे रहे हैं। 35 से 36 मिनट का प्रोग्राम है, मैं आपके सवालों के जवाब अगर देती रहूंगी तो आप लोगों से मैं सवाल कैसे पूछूंगी? आपका वक्त कीमती है, जवाब तो आपने देने हैं मेरे प्रोग्राम में। जी चौधरी साहब, आपके गेस्ट हैं, आप एक एंकर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप मेहमान हैं, आप पैनलिस्ट हैं, आप बात करें ना। आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं पूरे प्रोग्राम में। मुझे तो आपकी बात से एतराज है, जवाब मेरे पास बड़े हैं, लेकिन मुझे इस चीज पे एतराज है कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे पैनलिस्ट से बात करें ना, 1 मिनट ठहरे, नुमाइंदगी करें ना पाकिस्तान से 2 मेहमान, आप उनसे सवाल करें, उनके सवालों के जवाब दें, डिबेट करें, डिस्कशन करें। आपके पास आर्गुमेंट से बात करें, आप एंकर से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है ना, आपका प्रोग्राम नहीं है, आपके मुल्क में प्रोग्राम होते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। मैं तो आपको बोलने का पूरा मौका देती हूँ, न जाने क्या क्या कुछ आप कह जाते हैं, कभी आपकी बात सरदार जी 12 बज गए ने, पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, एक लफ्ज आपका वहां पे जाएगा, कोई चीज म्यूट नहीं होगी, कोई चीज कट नहीं होगी, एडिट नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं और सरदार जी 12 बजे सवाल उठा रहे हैं, अजीब लोग हैं आप, आपकी आवाज म्यूट नहीं होगी, ये हमारी सहाफत का मेयार। अरे जी, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, जी मैं से बात की आपकी तरफ। आपकी आवाज मैंने बंद नहीं की, ये मेरी सहाफत का मेयार है, ये मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय सहाफियों में पाकिस्तानी सहाफियों में जमीन आसमान का फर्क है कि हम आवाज म्यूट नहीं करते, मनपसंद बातें नहीं सुनाते सिर्फ लोगों को, और जो नहीं पसंद वो काट दी जाती है, आवाज दबा दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है, आपकी पूरी आवाज जा रही है। मुसलमानों के लिए, खुदा के लिए बस इतना सा काम करे है, बाकी कोई चीज नहीं है, आपको जन्नत। जी चौधरी साहब, चौधरी साहब, मेरा सवाल ये, कर्नल साहब 12 बजने वाले हैं, अभी थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। अभी ये बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए आते हैं कि बलूचिस्तान से इनका जो एक हाजिर ड्यूटी दहशतगर्द गुलबशन यदेव, और जिसका नाम देखें, अभी ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कुलभूषण का निक नेम जो था मुबारक सैन पटेल था, वो भी इन्होंने इसलिए रखा हुआ था, जब पकड़ा गया तो हम कहेंगे मुसलमान है। बलूचिस्तान में तो इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि इनकी जो साल की मेहनत है वो फ़ौज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा दी है, कुलभूषण की शक्ल में इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए हैं। और ये दूसरे जो टीके साहब हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में पाकिस्तान के वो जो को बात करते हैं कि टांगें कांपती हैं। भाई टांगें कांपती होती तो अभिनंदन को हम उतार कर चाय पिलाते, कुलभूषण को पकड़कर हमारे पास है ये आपके जो बड़े वो नामो नुहार बहादुर नौजवान आपने भेजे, वो यहाँ पर ही रह गए। अभी आप बजाय इसके कि ये कहें कि पाकिस्तान ने एक बड़ा बहादुराना काम किया है, अभिनंदन को उतार कर चाय पिला कर आपको साबित सबूत वापस दे दिया है। आप कहते हैं टांगे हमारी कांपती हैं। 1965 में ये टीके ज़रा अपनी थोड़ी सी जो है ना अपनी तारीख ठीक कर लो। 1965 में हम लोगों ने चविंडा पे आप लोगों के साथ क्या किया, सियाचिन में आप लोगों के साथ क्या किया, और उसके बाद ये पिछले साल अभी 8 दिन के बाद
जो है अभिनंदन की सालगिरह है, उसके ऊपर भी आप लोगों को भी ये तकलीफ होगी कि पाकिस्तानी लोगों की टांगें कांपती हैं। और ये फ़ौज पाकिस्तान है, इनकी टांगें कांपती नहीं है, ये टांगें कपवाते हैं, ये तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। वो तुम लोगों ने अपने देश के अंदर फिल्में बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ हम घुस के मारेंगे, और भाई ये घुस के मारोगे नहीं, घुस के मार खाओगे। जितनी सर्जिकल स्ट्राइक झूठी तुम लोगों ने की, अभी ये इसको दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, एक तरफ आप कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के बगैर आपकी शान नहीं होती है। फ़ौज पाकिस्तान या ISI का आपको हमा वक्त इतना खतरा है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर कुर्सियों के नीचे भी देखते हैं कि कोई पाकिस्तान की फ़ौज ने या ISI ने चीज़ तो नहीं लगा दी। आपके अंदर खौफ और हरासत ये है कि आप अपने लोग को तसल्ली देने के लिए नरेंद्र मोदी की ज़ुबान बोलते हैं। वो जो अभी किसी दोस्त ने कहा कि गोदी लिया हुआ मीडिया, अभी ये बताएं, सर्जिकल स्ट्राइक आप करने आए थे, बालाकोट में हमारे 2 दरख्त शहीद कर दिए, हमने तो अभिनंदन वापस कर दिया, अभी तक आप उसकी तलाशी ले रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चिप तो नहीं डाल दी है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों में जो हिम्मत, जुर्रत और ताकत नहीं है, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम बात तो हक सच की करो, मर्दाना आवाज तो निकालो। क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं कर सकते तो बात हक सच की कर लो, सच ही बोल दो। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगली हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह पाक भारत टाकरा में। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।